देखिए अब आगे आपको हम पढ़ाते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पिछले वीडियो हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को करा दिया था, तो हम इसको दो पार्ट में बता देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में अंतर क्या है, इसको हम यहाँ इसके गुण लिख लेते हैं। गुण क्या होते हैं? देखो, पहला गुण होता है इसका ज्यामिति, यानी इसकी ज्यामिति जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ज्यामिति जो गुण होता है क्रिस्टलीय की, जो ज्यामिति होती है वो हमें नियमित दिखाई देती है, नियमित होती है और निश्चित होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो ज्यामिति होती है वो नियमित और निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की अनियमित और अनिश्चित होती है। इनकी जो ज्यामिति होती है क्रिस्टलीय ठोस की वो नियमित और निश्चित होती है, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है और अनियमित होती है। यदि बात करें इनके आंतरिक व्यवस्था की, तो आंतरिक व्यवस्था भी जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं निश्चित और नियमित, वैसे ही अंदर से भी होते हैं। और अगला गुण इनका यदि हम कहें तो अगला गुण आता है गलनांक। गलनांक जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक भी निश्चित होता है, और इनका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। यानी ये एक जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये एक निश्चित गलनांक पर ही पिघलते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो किसी कम गलनांक पर भी यदि लगातार निश्चित समय अनिश्चित समय तक दिया जाए तो उस पर भी पिघल जाते हैं। और एक गुण आता है इनका विदलन। एक गुण आता है विदलन। विदलन से मतलब है इनकी बाह्य रूपरेखा काटने के पश्चात। विदलन का गुण जो होता है वो ये गुण होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यदि इन्हें किसी धारदार या किसी पैने औजार से यदि इन्हें काटा जाता है तो ये चिकना पृष्ठ बनता है, इनका चिकना पृष्ठ बनता है, जबकि इनका जो पृष्ठ बनता है वो खुरदरा होता है। इनका चिकना पृष्ठ बनता है और अक्रिस्टलीय ठोस का जो पृष्ठ बनता है वो खुरदरा पृष्ठ बनता है। इसी प्रकार एक गुण आता है इसका शीतलन वक्र। शीतलन वक्र। शीतलन वक्र में यदि हम ध्यान दें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, और इनका सतत होता है। ये शीतलन वक्र असतत। असतत का मतलब है एक साथ लगातार नहीं गिरता है, और ये होता है सतत, ये कंटिन्यू डाउन हो जाता है। जिसमें ग्राफ के माध्यम से समझा दूं, मानो एक ग्राफ बना हुआ है, इस पर हम जल ले लेते हैं यहाँ, क्योंकि जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसका शून्य इधर हम ले लें समय, और इधर ले लें तापमान। मानो इसको हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ले लेते हैं, और 20, 20 का डिफरेंस कर दें। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, ये आ गया। 160 तक मानो टेम्परेचर है, तो 160 डिग्री पर जल की जो अवस्था होगी वो क्या होगी भाई? 160 डिग्री पर जो जल की अवस्था होगी वो गैस अवस्था में होगा,
क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री होता है। तो एबव 100 डिग्री जो जल की अवस्था होगी वो होगी गैस अवस्था। तो यानी मानो हमने यहाँ पर जो जल है वो गैस अवस्था में है। अब लगातार ये कंटिन्यू धीरे धीरे मानो हमने जो इसके नीचे जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा था उसे रोक दिया गया बढ़ने से, तो वो धीरे धीरे डाउन होगा और डाउन हो करके समय के साथ साथ ये आ गया 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर जैसे ही जो भाप होगी जल की, जो जल की भाप है वो परिवर्तित होने लगेगी द्रव अवस्था में। हमारे पास जितनी भी भाप है वो सारी भाप जब तक द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाएगी तब तक उसका तापमान नहीं घटेगा, परंतु समय तो आगे चलता रहेगा। जैसे ही सारी गैस द्रव में बदल जाएगी, सारी भाप पानी में बदल जाएगी, तो उसके बाद फिर पुनः टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, समय भी बढ़ता रहेगा। लगभग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये जमना 0 पर जाकर के जमना शुरू हो जाएगा और ठोस अवस्था में आ जाएगा। अब जब तक ये सारा जल जम नहीं जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जैसे ही सारा जल जम जाएगा तो ये 0 से नीचे नेगेटिव में चला जाएगा। यानी ये कभी भी एक साथ डाउन नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप डाउन होता है टेम्परेचर, इसलिए इसका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। अब बात करें सतत की, तो इसमें मानो हमने एक ऐसे करके ग्राफ बना दिया, ये समय के लिए, ये तापमान के लिए। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर गिरेगा वो एक साथ गिरेगा। मानो यहाँ पर कोई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो एक साथ ऐसे कभी बीच में रुकेगा नहीं, ऐसे गिरता ही चला जाएगा और उसे बोलेंगे असतत। यानी एक साथ ठंडे हो जाते हैं। कौन? अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डाउन होते हैं। और एक और छोटा सा इसका गुण आता है, यदि हम कहें तो वो आता है इसका दैशिकता। इसके गुण में एक इंपॉर्टेंट गुण है दैशिकता। दैशिकता जो होती है ये विषम दैशिक होते हैं, यानी यदि हम बाहर से देखें, काटने के पश्चात देखें या किसी भी अलग कोण से के अलग अलग कण दिखाई देते हैं, और ये समदैशिक होते हैं। इन्हें हम कहीं से भी काट दें, कैसे भी करें, तो एक ही प्रकार के हमें प्रत्येक कोने से, प्रत्येक बिंदु से एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से जो इसके अंतर है क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में, ये मेन है। और एक गुण होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी और दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी इनके जो आंतरिक व्यवस्था होती है कणों की, जो इसके अणुओं की आंतरिक व्यवस्था होती है, वो एक लंबे समय तक या एक अधिक दूरी तक एक जैसे ही मिलते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये बदलते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इनका ये मुख्य गुण होता है। और उसके आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्रिस्टलीय ठोस ने 4 भागों में अलग अलग विभाजित किया गया है। पहला है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। दूसरा है आयनिक ठोस।
तीसरा आता है आणविक ठोस, और अगला आता है धात्विक ठोस। बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, उसमें पहला है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस से मतलब है कि इसके सभी परमाणु सहसंयोजी आबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी अवयवी कण जो होते हैं इसमें वो परमाणु होते हैं, और ये परमाणु जो होते हैं, प्रत्येक परमाणु यानी सहसंयोजक जो ठोस होते हैं इनमें प्रत्येक परमाणु अवयवी कण परमाणु होता है, और परमाणु जो होता है वो सहसंयोजक आबंधों के द्वारा, प्रबल सहसंयोजक आबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होता है वो आयन होता है, चाहे धनायन हो या ऋणायन हो। इसी प्रकार आणविक ठोस जो होते हैं, आणविक ठोस में प्रत्येक जो अवयवी कण होता है वो अणु होता है, प्रत्येक अवयवी कण अणु होता है जो वान डर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो दोनों में अंतर है। ये जो सहसंयोजक होते हैं ये सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और आणविक ठोस जो होते हैं वो वान डर वाल्स बल के द्वारा। वान डर वाल्स बल क्या होता है? वान डर वाल्स एक अदृश्य बल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सहसंयोजक बंध ठोस होते हैं ये प्रबल सहसंयोजक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये आणविक ठोस जो होते हैं ये वान डर वाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक ठोस, इनका मेन चीज होती है, इनमें धनायन पाए जाते हैं, धनायन पाए जाते हैं किसमें? धात्विक ठोसों में। और एक धातु के प्रकार के ठोस होते हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं 10th में, जो धातुएं होती हैं वो सभी धनायन गुण प्रकट करती हैं, और इन्हें आवर्त सारणी में 80 से अधिक के तत्वों को धात्विक ठोसों के रूप में जाना जाता है, जिनका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 80 है। उन्हें धात्विक ठोसों से ऊपर लगाया जाता है। और इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे हम क्रिस्टल जालक के लिए। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक जो होते हैं एक नियमित व्यवस्थित त्रिविमीय ज्यामिति होती है। तो हम अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो क्या होते हैं? महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा इसका। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक होते क्या हैं समझना है। तो क्रिस्टल जालक होते हैं अवयवी कणों की त्रिविमीय, अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। 3D शेप जो होता है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। यह एक घनाकार स्थिति होती है, घन के आकार के होते हैं। और क्रिस्टल जालक में इसका एक क्रिस्टल तल होता है, यानी इसके सभी तल क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल तल कहलाएंगे। और क्रिस्टल बिंदु होगा, अर्थात प्रत्येक बिंदु जो है वो इसका क्रिस्टल बिंदु कहलाएगा। और ये टोटल शेप जो होता है ये लगभग इस प्रकार का एक 3D शेप होता है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये इसे क्रिस्टल जालक कह सकते हैं, बट ये होता नहीं है, क्योंकि ये कभी भी सिंगल नहीं होता है। मगर इसमें कोई और शेप जुड़ जाए
उस शेप को जोड़ने के पश्चात जो भी शेप बनेगा वो हमारा क्रिस्टल जालक कहलाएगा। इस करके शेप बनते चले जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। यानी जब, और उसके बाद क्रिस्टल जालक को हम समझ पाएंगे एकक कोष्ठिका से पहले। तो पहले एकक कोष्ठिका बता दूं, एकक कोष्ठिका क्या होती है। एकक कोष्ठिका कह सकते हैं किसी भी क्रिस्टल जालक की एक सूक्ष्मतम इकाई, यानी एक सिंगल भाग, क्रिस्टल जालक का एक छोटे से छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। और एकक कोष्ठिकाओं को जोड़ करके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिकाओं को जोड़ करके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और क्रिस्टल जालक जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, एकक कोष्ठिकाओं से बनते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं ये एक एकक कोष्ठिका है। और ऐसी एकक कोष्ठिकाओं को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो बन जाता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक को हम समझ सकते हैं कि मानो ये एक दीवार है, इस दीवार में ये ईंटें लगी हुई हैं। तो दीवार जो है वो बनी हुई है ईंटों से। प्रत्येक ईंट को हम एकक कोष्ठिका कहेंगे, प्रत्येक ईंट को एकक कोष्ठिका कहेंगे। और ईंटों से जोड़ करके बनी दीवार, तो दीवार को कहेंगे क्रिस्टल जालक। यानी एक एकक कोष्ठिकाओं को, विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक। विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं का जो समूह होता है उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जो होता है इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, यानी इसमें 3 विमाएं होती हैं और 3 ही इसके कोण होते हैं, जिन्हें इसका प्रत्येक कोण लगभग यानी कन्फर्म ही होता है, लगभग 90 अंश का बना होता है। और आगे हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के बारे में। चलो इसके पैरामीटर्स भी बता देता हूँ। एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर्स होते हैं वो 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये, और मानो इसमें से हम कोई भी इसका एक कोने का चुनाव करते हैं। मानो हमने ये वाला चुन लिया, इसको नाम दे दिया O। इस एक कोने से 3 विमाएं जुड़ी हुई हैं। इसको नाम दे दें हम, यहां दे दें A B C। इस लाइन को X Y Z अक्ष, इसके एक्सिस नाम दे दिए। यहाँ से कोण बनेगा उसको अल्फा नाम दे दिया गया, इसको बीटा और इसको दे दिया गया गामा। तो यानी इसके 6 पैरामीटर्स हो, 3 साइड 3 डायमेंशंस, यानी विमा और 3 ही हो गए इसके कोण। ये O जो नाम है वो इस बिंदु का नाम O दे दिया गया। तो इस प्रकार से एक कोष्ठिका को हम डिवाइडेशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसके बाद आता है एकक कोष्ठिका के प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल अवश्य आता है। एकक कोष्ठिका के जो पार्ट्स होते हैं यहाँ से हमें अवयवी कणों की संख्या का पता चल जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कम से कम अवश्य बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका को उसके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोष्ठिका को 2 भागों में बांटा गया है।
अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कह सकते हैं नंबर 1 होती है आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका। इसी प्रकार दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो समझे आद्य या सरल एकक कोष्ठिका होती क्या है। आद्य या सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है, इसको शॉर्ट में एससीसी कह देते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका वे एकक कोष्ठिकाएं होती हैं जिनमें अवयवी कण केवल प्रत्येक कोने पर केवल एक अवयवी कण होता है। ऐसी एकक कोष्ठिकाओं को हम आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। और केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं क्या होती हैं, वे एकक कोष्ठिकाएं जिनमें कोनों के अतिरिक्त भी अवयवी कण पाए जाते हैं, उन्हें हम केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं कहते हैं। यानी आद्य एकक कोष्ठिकाएं वे एकक कोष्ठिकाएं जिनमें केवल कोनों पर एक अवयवी कण पाया जाता है, और केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं जिनमें कोनों के अतिरिक्त अन्य रिक्त स्थानों पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं कहलाती हैं।